आप सुन रहे हैं हुक्ड, लेखिका असाको युस्की। यह कहानी इंसानी इच्छाओं, लालच और समाज के छुपे हुए अंधेरे सच को उजागर करती है। नमस्ते मेरे दोस्तों। आइए आज मैं आपको टोक्यो की उन चमचमाती सड़कों से ले चलता हूँ जहाँ दिखावे की चकाचौंध के पीछे अकेलापन और सच्ची दोस्ती की चाहत छिपी है। ये कहानी है दो औरतों की जिनके रास्ते किस्मत के इत्तेफाक से मिलते हैं और फिर जो होता है वो उनकी ज़िंदगी का सबसे अजीब और डरावना सफ़र बन जाता है। ये कहानी है हुक्ड यानी फंसी हुई की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एरिको शिमुरा से। 30 साल की एरिको जापान की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी नाकामारू में काम करती है। सुबह सुबह जब ऑफिस में कोई नहीं होता वह सबसे पहले पहुंचती है। उसके लिए ये वक्त बेहद कीमती होता है। वह अपने डेस्क को सैनिटाइज करती है, फाइल लिखती है और फिर नाश्ता करती है। और फिर नाश्ता करती है। उसका नाश्ता है करिंटो मेलन बन, एक तरह का मीठा ब्रेड जो उसकी माँ उसे कभी नहीं खाने देती थी। ये उसकी छोटी सी शरारत है उस परफेक्ट जिंदगी से बगावत जो वह जीती है। एरिको की जिंदगी एकदम सही है। वह खूबसूरत है, होशियार है, उसके पास बढ़िया नौकरी है। वह अपने माता पिता के साथ एक महंगे इलाके में रहती है। उसके पिता भी इसी कंपनी में बड़े अधिकारी थे। उसकी माँ घर संभालती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर में एक कमी है। एरिको की कोई सहेली नहीं है। उसके ऑफिस में जितनी भी महिलाएं हैं वे या तो उससे बड़ी हैं या फिर टेम्परेरी कर्मचारी जिनके साथ वह घुल मिल नहीं पाती। इसी कमी को पूरा करती है एक ब्लॉग, द डायरी ऑफ हेली बी, द वर्ल्ड्स वर्स्ट वाइफ, यानी दुनिया की सबसे बेकार पत्नी की डायरी। ये ब्लॉग शोको मारू नाम की एक गृहिणी लिखती है। शोको भी 30 साल की है, लेकिन एरिको के बिल्कुल उलट। वह बेहद आलसी है, ससुराल पक्ष के कामों से जी चुराती है, अपने पति के साथ कन्वेयर बेल्ट सुशी रेस्टोरेंट खाना खाती है और पिज्जा मंगवाकर फिल्में देखती है। उसके ब्लॉग पर न तो कोई ताड़ना है और न ही दिखावा। वह साफ साफ लिखती है कि उसे पॉइंट कार्ड जमा करने से चिढ़ है, घर के काम से जी चुराती है और उसे सेक्स शुरू करने में बहुत आलस आता है। एरिको इस ब्लॉग की दीवानी हो जाती है। ये ब्लॉग उसके लिए एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है जहाँ सब कुछ इतना आसान, इतना बेफिक्र है। उसे लगता है जैसे शोको उसे संदेश दे रही है, तुम ठीक हो, तुम अकेली नहीं हो, थोड़ा ढीला छोड़ो। एरिको के ऑफिस में उसका एक सहकर्मी है, यासुयुकी सुगीशिता। वो उसे पसंद करता है, लेकिन एरिको उससे दूरी बनाए रखती है। एक दिन सुगीशिता एरिको को बताता है कि सस्ते सुशी रेस्तरां में जो इंगावा मछली का एक हिस्सा मिलता है वह असल में हेलिबट नाम की एक बड़ी मछली से बनता है जो अपनी फौलादी ताकत के लिए जानी जाती है। उसे पकड़ने के लिए शॉटगन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एरिको को पता चलता है कि उसकी प्यारी हेली भी पसंदीदा चीज इंगावा उसके सहकर्मी काम से जुड़ी है। दुनिया कितनी छोटी है। एक दिन एरिको अपने पड़ोस के एक ऑर्गेनिक कैफे जिल में जाती है। ये वही कैफे है जिसका जिक्र शोको ने अपने ब्लॉग में किया था। एरिको की माँ ने इस कैफे को खोलने में मदद की थी। कैफे में बैठी एरिको की नज़र एक औरत पर पड़ती है। वह औरत है शोको मारुओ। एरिको अपना परिचय देती है और उसे बताती है कि वह उसके ब्लॉग की बहुत बड़ी फ़ैन है। शोको हैरान रह जाती है। वह एरिको की सादगी और खूबसूरती से प्रभावित होती है। एरिको जो इतनी सफल और खूबसूरत है, उसके जैसी आम गृहिणी का ब्लॉग पढ़ती है। ये सोचकर शोको को अच्छा लगता है। उसे लगता है कि टोक्यो में इतने सालों बाद उसे एक सच्ची सहेली मिल गई है। शोको की जिंदगी भी उतनी सहज नहीं है जितनी उसके ब्लॉग से लगती है। उसने एक अपैरल कंपनी में काम किया था, लेकिन वहां महिलाओं की ईर्ष्या और आपसी कटुता से तंग आकर उसने नौकरी छोड़ दी। वह बीमार पड़ गई और फिर उसने अपने पति के साथ रहना शुरू किया। वह उससे प्यार करती है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कुछ नहीं रखा। वह एक ड्रॉप आउट है। एरिको जैसी सफल औरत की दोस्ती उसे खुद को बेहतर महसूस कराती है। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जाती है। वे डेनीज नाम की एक फैमिली रेस्तरां में मिलते हैं, बियर पीते हैं, बातें करते हैं। एरिको शोको को बताती है कि उसकी कोई सहेली नहीं है। शोको को यकीन नहीं होता। एरिको इतनी खूबसूरत, इतनी कामयाब, उसकी कोई सहेली नहीं। एरिको कहती है कि शायद उसकी परफेक्ट छवि दूसरी औरतों को डराती है। एक रात एरिको और शोको डेनी से निकलते हैं। शोको ने अपनी साइकिल ली हुई होती है। एरिको ने कभी साइकिल पर पीछे नहीं बैठी थी। स्कूल में साइकिल चलाने की मनाही थी। शोको उसे पीछे बैठा लेती है। एरिको उसकी कमर से लिपट जाती है। रात की हवा, चमचमाती दुकानें, पास से गुजरती ट्रेन की रोशनी में झिलमिलाते लोगों के चेहरे। एरिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वह पल है जिसका उसने सपना देखा था। उसे लगता है कि अब उसे एक सच्ची सहेली मिल गई है और वह उसे कभी नहीं खोएगी। लेकिन इसी खुशी के पल में एक परछाई खड़ी हो जाती है। एरिको के अपार्टमेंट के सामने उसकी मुलाकात केको से होती है। केको उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। वे एक ही बिल्डिंग में रहती हैं, लेकिन 15 साल पहले उनकी दोस्ती टूट गई थी। केको आज भी उसी बिल्डिंग में रहती है, बेरोजगार, उदास। एरिको को उसका चेहरा देखना पसंद नहीं है। केको उसे देखा कर ताना मारती है, तो तूने सच में दोस्त बना लिया, वह भी उम्र की इस हद पर।
एरिको चुपचाप अंदर चली जाती है। कीको की बातें उसे परेशान करती हैं। वो बीते दिनों को याद करती है, कीको के साथ उसकी दोस्ती, और फिर वो भयानक दिन जब सब कुछ टूट गया। कीको ने नए दोस्त बना लिए थे और एरिको से दूर होने लगी थी। एरिको ने उसे पाने के लिए पागलों की तरह पीछा किया। वो उसके घर जाती, स्कूल के बाद उसका इंतजार करती। उसने कीको के बारे में झूठी अफवाहें फैला दी। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल में हंगामा हो गया। एरिको को एक स्टाकर का टैग मिला। कीको ने उससे दोस्ती तोड़ ली। एरिको की जिंदगी बिखर गई। उसने अपना व्यक्तित्व ही बदल डाला। पढ़ाई में जी तोड़ मेहनत की, टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर अपने पिता की कंपनी में नौकरी कर ली। उसने खुद को दोबारा बनाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो वही 15 साल की लड़की थी जो दोस्ती के लिए तरस रही थी। एरिको अब शोको से जुड़ी हर चीज को नोटिस करने लगती है। वो ब्लॉग पर हर छोटी बड़ी डिटेल गौर से पढ़ती है। शोको ने कब कौन सा कंपनी ब्रेड खाया, कौन सी किताब लाइब्रेरी से ली, वह सब याद रखती है। लेकिन तभी शोको का ब्लॉग बंद हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई अपडेट नहीं। एरिको चिंता में पड़ जाती है। वह शोको को मैसेज करती है, फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसे वही डर सताने लगता है जो 15 साल पहले सताया था। क्या शोको भी उसे छोड़कर जा रही है? वो रातों की नींद हराम कर देती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह शोको के बारे में ही सोचती रहती है। आखिरकार वो फैसला करती है कि वो शोको के घर जाएगी। ब्लॉग पर डाली गई तस्वीरों और दी गई जानकारी से उसने अंदाजा लगा लिया है कि शोको कहाँ रहती है। सुबह सुबह वो उसके अपार्टमेंट पहुंच जाती है। तभी शोको और उसका पति बाहर आते हैं। एरिको उन्हें देखकर राहत की सांस लेती है। वह शोको पर बरस पड़ती है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे बहुत चिंता हुई। हम दोस्त हैं ना? शोको और उसका पति हैरान रह जाते हैं। वे एरिको को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अजनबी हो। एरिको को एहसास होता है कि उसने बहुत आगे बढ़ गई। वो अपनी बातों को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इस घटना के बाद शोको एरिको से दूर होने लगती है। एरिको के मन में एक खालीपन और बेचैनी घर कर जाती है। वह शोको को मैसेज के बाद मैसेज भेजती है। मैं स्टाकर नहीं हूं, तुम गलत समझ रही हो, चलो मिलकर बात करते हैं। सैकड़ों मैसेज, लेकिन कोई जवाब नहीं। शोको के पति केंसुके को एरिको पर शक होता है। वो शोको से कहता है कि एरिको उससे जलती है क्योंकि शोको शादीशुदा है और उसका ब्लॉग सक्सेसफुल है। शोको इसे नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान रहती है। ब्लॉग पर कुछ अजीब कमेंट आने लगते हैं। कोई शोको की हरकतों को लेकर सवाल उठाता है। कोई कहता है कि वह बदल गई है। शोको को शक होता है कि यह एरिको है। वह एरिको को बताती है कि उसे डराने वाले मैसेज आ रहे हैं। एरिको चौंक जाती है और कहती है, तुम्हें मुझ पर शक है? शोको उसे जवाब नहीं देती। एरिको उसी रेस्तरां में जाकर उसका इंतजार करने लगती है जहां शोको अक्सर जाती है। उसने ब्लॉग पढ़कर शोको की आदतें याद कर ली हैं। जब शोको का पति लेट ड्यूटी पर होता है तो शोको उसी रेस्तरां में खाना खाती है। एरिको वहां बैठ जाती है और शोको वाकई आ जाती है। शोको एरिको को देखकर डर जाती है। तुम्हें पता था कि मैं आऊंगी? वो पूछती है। एरिको बताती है कि उसने ब्लॉग पढ़कर अंदाजा लगा लिया था। शोको चिल्ला उठती है, तुम्हें नहीं लगता यह स्टॉकिंग है? एरिको इस आरोप से बौखला जाती है। वह समझाने की कोशिश करती है, मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। शोको उस पर तरस खाती है। वह कहती है, शायद तुम बहुत अकेली हो, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं। एरिको भड़क जाती है, तुम मुझसे क्यों चिढ़ती हो? वह चिल्लाती है, सिर्फ इसलिए कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ? तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारा पति है। तुम दूसरी औरतों से दोस्ती नहीं कर सकती। तुम ब्लॉग पे लिखती हो कि तुम कितनी आलसी हो, लेकिन असल में तुम डरपोक हो। तुम दुनिया से भाग रही हो। एरिको की बातें शोको के दिल में चुभ जाती हैं। वो रोने लगती है। हम 5 बार मिले हैं, वो कहती है, तुम्हें मुझ पर इतना हक नहीं है। वो उठकर चली जाती है। एरिको वहीं बैठी रह जाती है। उसे लगता है कि शोको ने उसे फिर से धोखा दिया है। वो परेशान होकर अपने सहकर्मी सुगीशिता के साथ शराब पीने चली जाती है। वो उसे सब बताती है। सुगीशिता कहता है, तुम दोनों अलग भाषा बोलते हो, वो तुम्हें समझ नहीं सकती। ये सुनकर एरिको को थोड़ी राहत मिलती है। शराब के नशे में एरिको सुगीशिता के साथ एक लव होटल में चली जाती है। वो जानती है कि यह गलत है, लेकिन उसे किसी की ज़रूरत है, किसी के करीब होने की। अगली सुबह उसे पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसने एक और रिश्ता खराब कर दिया। अब एरिको की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। वह ऑफिस में रातें गुजारने लगती है। वहां वह शांत रहती है। शोको के ब्लॉग को पढ़ती रहती है, जो अब बंद हो चुका है। उसकी शक्ल सूरत भी बदल जाती है। वह मोटी हो जाती है, बाल बिखरे रहते हैं। ऑफिस में सब उस पर हंसते हैं। एक दिन शोको एरिको के अपार्टमेंट के सामने खड़ी होती है। वह एरिको से मिलने आई है। तभी कीको वहां आ जाती है। वह शोको से कहती है, तुम एरिको की दोस्त हो? और फिर उसे एरिको के बारे में सब बताती है। कैसे उसने 15 साल पहले उसके साथ किया था, कैसे उसका पीछा किया था, कैसे झूठी अफवाहें फैलाई थीं। शोको सन्न रह जाती है। अब उसे सब समझ आता है। एरिको कोई अपराधी नहीं है, वह बीमार है। उसके अंदर एक गहरा जख्म है जो उसे शांति से नहीं रहने देता। शोको अपने पति से अलग हो जाती है। उसे अपने पिता के घर जाना पड़ता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है।
उन्हें स्ट्रोक पड़ा है और वो अस्पताल में है। शोको उनकी देखभाल करती है। एक दिन उसे पिता के कमरे से वियाग्रा की गोलियां मिलती हैं। वह हैरान हो जाती है। फिर उसके पति केंसु के अस्पताल आते हैं। वह उसे बताता है कि उसके पास भी ऐसे ही गोलियां हैं, एक तरह का ताबीज़। शोको को एहसास होता है कि उसने अपने पति को कितना दुख पहुंचाया है। वो उसे फोन करके सब समझाने की कोशिश करती है। एरिको की माँ उससे बात करती है। वह कहती है कि उसने एरिको को एक परफेक्ट बेटी बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी और ये उसकी गलती थी। उसे एरिको को सिखाना चाहिए था कि दोस्त परिवार नहीं होते और हर कोई उसकी माँ की तरह उसे समझ नहीं सकता। एरिको और केको, उसकी पुरानी दोस्त, एक फैमिली रेस्तरां में मिलते हैं। केको वहाँ काम करती है। वे बातें करते हैं। केको कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे दूरी बना ली थी। एरिको कहती है कि अब उसे लगता है कि उसे यह शहर छोड़ देना चाहिए। वह समझ गई है कि वह जिसे भी प्यार करती है उसे चोट पहुंचाती है। वह शोको का नाम अपने फोन से डिलीट कर देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आखिरी दृश्य में हम शोको को अस्पताल में अपने बीमार पिता के पैरों की मालिश करते हुए देखते हैं। वह उनसे सच बोल रही है। उन्हें बता रही है कि उनके पास पैसे नहीं है, कि उन्हें घर और जमीन बेचनी पड़ेगी। उसके पिता, जो हमेशा मुस्कुराकर टाल जाते थे, अब असहाय हैं। शोको को एहसास होता है कि शायद वो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएगी, लेकिन वो कोशिश कर सकती है। शायद यही दोस्ती की शुरुआत है, अपने सबसे करीबी लोगों के साथ भी। एरिको और शोको की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर समस्या हल कर दे। वो एक पौधे की तरह है, जिसे पानी और धूप की जरूरत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है जगह की। उसे बढ़ने देना पड़ता है अपनी गति से, और अगर वह मुरझा जाए तो उसे जबरदस्ती हरा भरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उसे जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। हुक्ड सिर्फ दो औरतों की कहानी नहीं है, ये उस अकेलेपन की कहानी है जो बड़े शहरों में हर किसी के दिल में छिपा है। ये उस चाहत की कहानी है जो हमें दूसरों से जोड़ती है, और उस डर की जो हमें तोड़ देता है। ये इस बात की पड़ताल है कि आखिर दो औरतों के बीच दोस्ती का मतलब क्या होता है, और क्या ये उतनी ही खूबसूरत हो सकती है जितनी दिखाई जाती है, या उसके पीछे भी वही इंसानी कमजोरियां, वही ईर्ष्या और वही टूटन छिपी होती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।